एक वीडियो कोई थे आई ये आपकी किस्मत आपको मौका देगी पर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। सुपर सॉलिड गुड मॉर्निंग टू यू। आज ही है 31 मई द जजमेंट डे। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पिछले इवेंट पूरी दुनिया भर में उसकी चर्चा हुई, देश भर में बहुत चर्चा हुई, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सारे न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने, सब जगह खूब कवरेज हुआ, खूब चर्चा हुई। इस इवेंट में भी आप सब ज्वाइन करना चाहते थे, पर मैं नीचे कमेंट में देख के थोड़ा दुखी हुआ। सबको लिंक नहीं मिल रहा है, किसी को हमने एसएमएस जब भेजते हैं सबको, हमें लाखों एसएमएस भेजे, अब कुछ करोड़ एसएमएस जा चुके हैं सब मिला के, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, पर किसी का डीएनडी है, किसी को मैसेज नहीं आ रहा है। चेंज कर दिया मॉडल, क्विकली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन कर दिया, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर ऑल। आपने रजिस्ट्रेशन किया या नहीं किया, इस लिंक पे जाइए, सीधा 12 बजे इवेंट चालू। दुनिया का सबसे पावरफुल, फ्री में तो देखो कहीं नहीं मिलेगा आपको दुनिया में ऐसा इवेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्री में तो मिल ही नहीं सकता है, ये फ्री आपके लिए हमने किया है। अगर आपको अच्छा लगे नीचे मुझे बताइएगा, इस वीडियो को शेयर करो, पेन एंड पेपर के साथ रेडी हो जाओ, 12:15 बजे बैठ जाओ मेरे साथ रहना। ये 2 घंटे से थोड़ा ऊपर करने वाला हूँ मैं इवेंट, अब जाके चेंज करके एकदम आपके साथ आने वाला हूँ। सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, और जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद ही बनाती है। अपना रास्ता बनाइए, आज वो स्ट्रैटेजी हो सकता है जो आपकी जिंदगी बदल दे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा जाके बिना रजिस्ट्रेशन के भी ज्वाइन कर लेने के लिए, वीडियो को सबके पास पहुंचाने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट पूर्वक धन्यवाद। अब तो वो अपना यहाँ ही लिया, मैं वहाँ से सफाई वफाई करके अपना काम करूँ, नहाऊँ धोऊँ। बेटा मुझे जाना भी है। कहाँ? हाँ निकलना। चलते 2 बजे चलेंगे, 2:30 बजे। क्योंकि सुबह तो भूत होना है चूहे। कागज को कॉपी पेन दे दे मेरे को एक। तो कल ऑफिस जाओगे? देखी जाएगी, अभी तो कुछ फाइनल नहीं है, 3 तारीख सुनने में आ रही है। तो अब कल नहीं, अब हाल तो कह रहे मैं कल जाऊँगा। भैया 3 तारीख सुनने में आ रही है। 1 तारीख को ले जाना कुछ नहीं खुल रहा। फिर चले जाना, कल बंद हो तो लौट जाना अपने। ठीक है, चीज़ें कटी का रहता था ये। यहाँ होगा एक खतरे का कांच की होगी। इसके ऊपर क्या हुआ? तू अपना काम कर बेटा। हाँ फिर क्या कह रहा था? अभी तो तुम्हारा चालू नहीं हुआ है। 5 मिनट 34 सेकंड रह गए हैं। क्या कह रहा था इनसे? चाहिए जी, पॉलिसियाँ बेचो और क्या है। पहले क्या मैं क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं कर, सीधी ज्वाइनिंग है।
25 का आदि के बाद ले गया हम 25 का आदि ये क्या अमेरिका में घटना हो गई। I don't know when his will change. And Doug Baldwin is not happy. He tweeted this. I really want to say. कितनी देर में गया क्या हो गया? देखो ना संक्रांति का फिर 14 तारीख की होगी। The 10 freeway, and that's notable because we're actually, to be specific, right along La Cienega Boulevard at 18th Street. So we're on the opposite end of town, much माघ संक्रांति closer to. ये तो आप पूरा करते हो हाँ हाँ वो कब की है? वो तो 14 तारीख की है। पागल हो गया एक महीना तो कब करी थी तो 2 महीने में एक बार आएगी क्या तुम्हारी संक्रांति मिथुन संक्रांति ये रही। कल की आज की तिथि देना हाँ बेटा आज नौमी है। कल की 10वीं है। मैंने कल भी कही थी मुझे अचानक से किसी का पैर लगे टॉयलेट में बह जाएगा मुझे कल भी कही थी उठा के उधर रख दो उसे अबे लग दूंगा हुकुम की तामील हो जाएगी। कहाँ होती है बच्चा तरतीब कैसे पूछती थी हैं? इसकी तस्रीफ पूछी फिर मारा था हाथ चला तस्वीर में पूरी कोबला नहीं भूल जा पिछुआ कैसे लड़का वहीं रखे जरा से खा ले कटा कटा पी ले बेगम प्लीज हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड
जीत चुका है और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे। Official welcome from Guinness World Records. My name is Swapnil Dangrikar and I'm one of those experts whose job it is to measure, officiate and verify the thousands of record attempts that happen throughout the year. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited and yourselves are now attempting the Guinness World Records title for the largest online sales lesson. Dr. Vivek Bindra, Bada Business Private Limited and participants, the guidelines for this largest online sales lesson are as follows. This record is for the greatest number of people taking part in the sales lesson streamed live over the internet. This is recorded by the number of people taking part in the lesson simultaneously. Any participants joining the online lesson after it has begun will not be counted towards the final total. Participants will be counted from the beginning of the lesson and they must watch for a minimum of 30 minutes or until each lesson has ended. Username and email address required for authenticity. The current record beat is 10,000 participants. If the guidelines are successfully followed and the current record better, Dr. Vivek Bindra and Bada Business Private Limited will become new Guinness World Records title holders. Good luck to all of you.
सभी का स्वागत करता हूं इन द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेल्स लेसन, दुनिया का सबसे बड़ा अटेम्प्ट है ये केवल एक ऑनलाइन इवेंट नहीं है, ये 130 करोड़ भारतीयों की होप, एम्बिशन, एस्पिरेशन का उदाहरण है। आज आप और बड़ा बिजनेस मिलकर के दोबारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफिशियल अटेम्प्ट फॉर द लार्जेस्ट सेल्स लेसन एक बड़ा अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आज ये वो समय है दिखाने के लिए कि हम चाइना, रशिया, यूएस से कम नहीं है। जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में है तो आज भारत के एंटरप्रेन्योर मिलकर बना रहे हैं एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल। लॉकडाउन के बाद आपके बिजनेस में बाउंस हो रहा था वो। अबे ये क्या, ये लास्ट बात करा। 2 दिन हुई एक्सरसाइज गिनती की, थोड़ी में डालिए। ए भाई खाली बेटा, खाली बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ पापा? क्या हो गया? कैसे हो गया? हैं? विवेक वृंदाजी दूध में कैसे हो गया? मामा बोलना बेटा, बोलना। बाद में बात करेंगे। मामा बात। आपकी किस्मत आपको मौका देगी पर आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। सुपर सॉलिड गुड मॉर्निंग टू यू। आज ही है 31 मई, द जजमेंट डे। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। चर्चा हुई, हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, सारे न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने, सब जगह खूब कवरेज हुआ, खूब चर्चा हुई। इस इवेंट में भी आप सब ज्वाइन करना चाहते थे, पर मैं नीचे कमेंट में देख के थोड़ा दुखी हुआ। सबको लिंक नहीं मिल रहा है, किसी को हमने लाखों एसएमएस भेजे, अब कुछ करोड़ एसएमएस जा चुके हैं सब मिला के, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, पर किसी का डीएनडी है, किसी को मैसेज नहीं आ रहा है। चेंज कर दिया मॉडल, क्विकली लिंक हाँ हाँ हाँ, एक आध दिन में करते हैं व्यवस्था, आने से पहले उसकी व्यवस्था हो जाएगी।
मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आपकी मैन पावर की कॉस्ट कम कर दूंगा, मैं पूरा टेक्नोलॉजी पे काम होएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि मैं आपका टाइम बचा लूंगा, ज्यादा काम कर सकोगे, टर्न अराउंड टाइम बढ़ जाएगा। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप ज्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप गाँव तक जा सकते हो। आप पंजाब नेशनल बैंक और SBI सामने वाले को लेगा भाई इसका सॉफ्टवेयर तो खाली 1 करोड़ का है, लेकिन मुझे धंधा 25 करोड़ रुपए का फालतू लाके दे रहा है। इसको बोलते हैं TCO, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट का जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है वो अब बाद में कम हो जाता है। आप कितना बेनिफिट दे रहे हैं कस्टमर को। मेरी बात थोड़ा इसको आसान करता हूं। आपने की ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, आपने उसे कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ा दिया, आपने उसे कितने रुपए की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, उसको कितने रुपए का नया कस्टमर लाके दिया, उसे कितने रुपए का बिजनेस स्केल कर दिया, उसका कितना मार्केट शेयर बड़ा कर दिया। सेलिंग का मतलब चेक करके लाऊं। पापा की गई 2 घंटे की आमदनी। इसको थर्मामीटर क्लोज अप्रोच भी बोलते हैं। एक थर्मामीटर लगा के चेक करो कि ये कस्टमर मेरे काम का है कि नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन वाला कस्टमर है तो मेरे काम का नहीं है। आप ऑन स्केल 1 to 10 हर कस्टमर को नंबर देना चाहिए, रेटिंग देना चाहिए, जिससे पता चलता है हॉट, वार्म या कोल्ड। हर एक लीड को एक स्कोर देना चाहिए, क्योंकि हर एक आदमी में समय लगाना ही नहीं है आपको। तो कस्टमर को रैंकिंग दे दो। ये सारे हॉट रैंकिंग वाले कस्टमर है, ये सारे वो देखो घोड़े की पूंछ लंबी होती है। जो घोड़े होते हैं बाकी दोबारा इसके इवेंट में नहीं जाते होंगे, घर ही जाते होंगे लौट के। फॉर्म रैंकिंग वाले इनके साथ ही बात करना, ये कोल्ड वाले इनको हटा दो, इनको बाहर कर दो। इससे प्रायोरिटाइज कर सकते हो आप अपने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को, और यहाँ पे ये पता चल जाता है कि मैं किसके साथ ज्यादा मेहनत करूं। इसको बोलते हैं SQL, सेल ग्रीन कस्टमर। ये वो है जो तुरंत खरीद सकता है, ये आपको मदद करता है आपके फॉलोअप के लिए। एवरेज कैसे निकालते हो? ऐसे समझो कि टोटल टॉक टाइम अपॉन टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स। भाई टोटल टॉक टाइम यानी कि आपने 10 घंटे लोगों से साथ लगाए और नंबर ऑफ मीटिंग कितनी करी? 10 मीटिंग करी, यानी कि एवरेज हैंडलिंग टाइम AHT आपका 1 घंटे का आ गया। इसका एक बेंचमार्किंग कर लो, क्या एक कस्टमर पे 1 घंटा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? अगर आपने बेंचमार्किंग करी कि एक कस्टमर पे ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगाने चाहिए, अगर आपकी छोटी छोटी कॉल्स पे फोन होती है बात होती है, तो हो सकता है कि एक कस्टमर पे 4 मिनट या 5 मिनट का एवरेज टाइम आना चाहिए। कुछ कस्टमर 10 मिनट लेंगे, कुछ 0 लेंगे, लेकिन एवरेज का स्टैंडर्ड बन जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना ज्यादा आप ऑप्टिमाइज करोगे, यानी कि बेकार कस्टमर के साथ समय मत लगाओ। आओ चाय पिए, आपको पता है उसने कुछ खरीदना ही नहीं है, अरे बैठिए तो ऐसा बिठा रहा आपको पता है उसने कुछ नहीं खरीदना, अरे तनिक बैठिए बात तो करे, थोड़ा बतियाइए। ये योगी सरकार कैसन काम कर रही है, आपका समय बेकार हो रहा है इसमें। अगर एवरेज हैंडलिंग टाइम कम कर लो तो आप ज्यादा लोगों से मिल सकते हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अपनी क्वालिटी को, अच्छे कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ सकते हो। आप ये अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दीजिए, अच्छे से ट्रेनिंग दीजिए कि कितनी बात करनी ठीक रहेगी। आप जबरदस्ती फटाफट बात ना करें, मैं नहीं बोल रहा कि फटाफट बात खत्म करें, पर थोड़ा ट्रेनिंग करने से आप उनको लो AHT, लो एवरेज हैंडलिंग टाइप का गाइडेंस दे सकते हैं। आप उनकी मीटिंग्स को, उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन अगर पहले से तैयारी करके दे दें। देखो जितनी ज्यादा फालतू बात करेंगे, चांसेस आप उतने कम लोगों से बात कर पाएंगे, उतना ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए रिक्रूट करिए ऐसे लोगों को जो इफेक्टिव बात कर सकें, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करिए, उनके मार्केटिंग कर सकें टाइम को। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट के पास बैठने के बाद ढूंढ रहे हैं भाई ईमेल कर कहाँ मिलेगा, भाई प्रपोजल कहाँ मिलेगा, भाई ब्रोशर कहाँ मिलेगा, सामान ढूंढ रहे हैं। आप सब चीजें पहले ही रेडी रखोगे, देखो आप यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन। तो सारे FAQ जितने भी तरह के क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, अगर उसकी तैयारी पहले से ही कर ले तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगला है परचेज एक्शन रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। ये क्या है, इससे कैसे आप बढ़ाते हो? ज्यादातर लोग सारी एडवर्टीजमेंट पे पैसा खर्च कर देते हैं। कंपनीज जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो अवेयरनेस पे पैसा खर्च कर देते हैं, अपील करने पे पैसा खर्च कर देते हैं। पर ये 4 स्टेज समझो। अबे
बजट, अथॉरिटी, नीड्स और टाइमलाइन। ब्रांड का मेन मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कस्टमर काम का है भी कि नहीं है। कई बार आप लोगों से मिलते हो तो उनकी 4 चीजें चेक करो। जब भी कोई माल बेचना है 4 चीजें चेक करो। उसके बाद बजट है कि नहीं है, ये डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता, इसके बाद अथॉरिटी है कि नहीं है, तीसरी चीज इसको जरूरत भी है कि नहीं है, हो सकता है इसके बाद बजट हो, अथॉरिटी लेकिन जरूरत ही ना हो, और चौथी चीज अगर ये खरीदेगा तो कब खरीदेगा, ये भी पता लगाओ उससे। ज्यादातर लोगों से क्वेश्चन करो कि आप ये सेल्स का डिसीजन कब तक लेना चाहते हैं, आप ये फ्लैट अपार्टमेंट कब तक खरीदना चाहते हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर कब तक लगाना चाहते हैं। जब आप ये 4 चीजें पता लगा लोगे, अगर उसका बजट भी नहीं है, उसके पास अथॉरिटी भी नहीं है, उसको उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है और खरीदेगा भी आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, ऐसे कस्टमर पे समय मत लगाओ। ब्रांड है जिससे समझ में आता है आपको, इससे आपको सेल्स क्वालिफाइड लीड पर ही समय लगाएंगे, इससे आपकी सेल्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। आप उनके कॉमन पेन पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के कस्टमर पे काम करें, हर बार नए प्रकार के कस्टमर के पीछे मत भागे, नीश मार्केट के पीछे भागे, क्योंकि आपको मालूम है इनका ब्रांड ठीक है, यानी कि इसके बाद बजट भी, अथॉरिटी भी है, नीड भी है, टाइमलाइन भी है। एक ही प्रकार के कस्टमर को फाइनलाइज करो। मार्क ईआरपी ने यही किया। एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह घुस के सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया, जो कि उनका ब्रांड है। फार्मा के अंदर घुस गए, सारे रिटेलर को माल बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका ब्रांड है। अगला है कम्युनिटी पार्टनरशिप। कम्युनिटी पार्टनरशिप जबरदस्त स्ट्रैटेजी है। कम्युनिटी बहुत पावरफुल चीज है। बनिया समाज, जैन समाज, जाति, धर्म, डॉक्टर, टीचर, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, ये सब कम्युनिटीज है। अगर कम्युनिटी आपके साथ जुड़ जाए, वो आपके साथ पार्टनर बन जाए, तो बात बन जाएगी। मैंने गुजरातियों पे वीडियो बनाया, उन्होंने सब जगह फैला दिया, उसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। फूड लवर जो थे जोमेटो के, वो एक प्लेटफॉर्म पे आए और पहले खाली रेटिंग देने आया करते थे, फूड की नॉलेज के लिए आया करते थे, रिव्यू प्लेटफॉर्म था। बाद में उन्होंने उसको और बड़ा कर दिया और एक्चुअली इसको कमर्शियल बिजनेस भी बना दिया। एप्पल भी बेसिकली कम्युनिटी पे काम करता है। क्या, जिसको क्लासी और अप मार्केट कम्युनिटी है, उन्हीं भी एक कम्युनिटी को माल बेचता है। केवल स्टार्टअप ओनर्स को बोलता है आओ बैठो, कॉफी पियो मत पियो, लेकिन वाईफाई आपके लिए फ्री है। स्टारबक्स यूथ के लिए काम करता है, आओ बैठो, वाईफाई यूज करो, कॉफी पियो मत पियो। ऐसे ही बड़ा बिजनेस भी एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है, हर एक के लिए काम नहीं करते। ये प्रोग्राम अगर आप बिजनेस के लिए सीरियस है तो ये रामबाण साबित होने वाला है। कम्युनिटी के साथ पार्टनर करने में मैं एक और देना चाहता हूं, AIOCD, ऑल इंडियन ओरिजिन केमिस्ट देश ही नहीं दुनिया की लगभग सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है, और इसको बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। के इस कम्युनिटी के आज काफी लोग, आज आप हमारे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। इसके एक ऐसा संगठन है जो समाज के लोगों को उनकी प्रतिभा को बड़ा मंच प्रदान करता है और जरूरतमंद परिवारों के साथ में खड़ा रहता है। आप लोगों ने भी आकर के हमारे इवेंट को ज्वाइन किया, इसी को बोलते हैं कम्युनिटी पार्टनरशिप। इसलिए केवल उन पे काम करिए, वो कम्युनिटी पे काम करिए जो कम्युनिटी आप में इंटरेस्टेड हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, शेर का शिकार करने के लिए आप चिड़ियाघर नहीं जाना होता, शेर का शिकार करने के जा करके देखना है। और देखिए कम्युनिटी में आप पूरी कम्युनिटी को उठाएंगे तो वो आपको उठा देगी। इफ यू वांट टू लिफ्ट योरसेल्फ, लिफ्ट समवन एल्स, एवरीवन इज मूविंग फॉरवर्ड टुगेदर, देन सक्सेस विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। तो आप कम्युनिटी को साथ लेकर के चलो। अगली स्ट्रेटजी है B2B मेडिक सेल्स टेक्निक, जिसका भी B2B बिजनेस है उसको काम आएगी। ये मेडिक क्या होता है? मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन मेकर या डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस, ये 4 चीजें होती हैं। यानी कि ये भी एक क्वालिफिकेशन प्रोसेस की टेक्निक है, कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज में बड़ा काम आता है। अगर आप किसी को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। अगर किसी कंपनी को माल बेचना चाहते हो, किसी बड़े ब्रांड को माल बेचना चाहते हो, 4 चीजें चेक करो। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मतलब मेरे इस माल को बेचने पे इस पे कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, कितने रुपए का फायदा दे सकता हूं मैं इसको, कितने रुपए का मैं इसका घाटा बच सकता हूं, वो हो गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब नंबर चेक कर लो। इसमें इकोनॉमिक बायर कौन है? ME। इकोनॉमिक बायर का मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन कौन से डिपार्टमेंट के आदमी के पास बजट है इस माल को खरीदने का? परचेज डिपार्टमेंट लेता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लेता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खरीदता है, या CEO चेयरमैन खुद खरीदता है? इकोनॉमिक बायर कौन है, इसका पता लगाओ उस कंपनी में। अगला है डिसीजन क्राइटेरिया, वो डिसीजन किस बिहाफ पे लेंगे, यानी कि उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है, कैसे वो वेंडर अपना चूज करेंगे जिससे उनको माल खरीदना है। और अगला है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन वेंडर को किस प्रकार से लेने वाली है, कैसे ऑन बोर्ड करेगी। अगर आपने मैट्रिक्स, इकोनॉमिक बायर, डिसीजन क्राइटेरिया, डिसीजन प्रोसेस समझ लिया तो आप उस कंपनी में माल जाकर के बेच के आ सकते हो। बड़ी कंपनी में माल बेचने के लिए कभी कभार आप गलत डिपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, गलत बायर के पास पहुंच जाते हो, उसके बाद डिसीजन मेकर ही नहीं है, या आपको पता ही नहीं कि उनके डिसीजन क्राइटेरिया और डिसीजन प्रोसेस है कैसे, तो आपका बड़ी कंपनी में सेल्स नहीं कर पाते। इसको बड़ी
कंपनी में सेल करने के लिए आपको उनका पेन ढूंढना है और आपको समझना है कि इस कंपनी के अंदर मेरा पार्टनर कौन है, कौन मेरा माल बेचने में मदद करेगा, कौन ऐसा है जो मेरी बात को समझ रहा है, किसको अपना साथी बना करके इस कंपनी में चलना है। जब उसको आपको पेन भी समझ में आ गया और साथी भी मिल गया तो वो आपको मदद करेगा, यानी कि इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर कौन कौन है। नौवां है एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स। एमएलएम और डायरेक्ट सेल्स भी अपने आप में एक ऐसा मॉडल है जो कई कंपनीज अपनाती जा रही है। जबरदस्त मॉडल है एमएलएम और डायरेक्ट। इसमें ना 4 प्रकार के लोग होते हैं, मोटा मोटा समझिए। आइडिया मैन, पीपल मैन, एक्शन मैन, प्रोसेस मैन। एक्शन मैन वो है जो बड़े एक्शंस पे काम करता है, डिसीजन मेकिंग उसको तुरंत, राइट नाउ, एम्बिशियस, एस्पिरेशनल, अभी के अभी चाहिए, सब कुछ चाहिए। आइडिया मैन वो होता है जो बड़ा क्रिएटिव होता है, बिग पिक्चर देखता है, नई सोल्यूशन निकालता है, नई क्रिएटिविटी निकालता है, नई बातें सोचता है। पीपल मैन वो है जो रिश्तों पे काम करता है, रिलेशनशिप बना के काम करता है। प्रोसेस मैन वो है जो खाली डेटा, इंफॉर्मेशन, डिटेल, प्रोसेस, सिस्टम, ऑर्गेनाइज रहता है। एमएलएम के अंदर एक्शन मैन प्लस आइडिया मैन चल सकता है। अगर आप एक एक्शन मैन है, आप पीपल मैन है तो भी आप चल सकते हैं। अगर आप एक आइडिया हैंडल नहीं कर पाएंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग कभी मत ज्वाइन करिए। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स दूंगा मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। रोज चेक करो आपने कितनी कॉल्स करी, नंबर ऑफ कॉल्स मेड। रोज चेक करो आप कितनी मीटिंग्स कर रहे हो, अपना रिव्यू करो। रीपर्चेज कितना करा पा रहे हो, नंबर ऑफ हायरिंग ज्वाइनिंग कितनी करा पा रहे हो, इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशनल प्रोग्राम्स आपका कितना है, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और मीटिंग्स आपने कितनी ऑर्गेनाइज कराई है। 6 स्टेप्स को रोज इवैल्यूएट करोगे। आपको एक, आपके अपलाइन के प्रति बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, सेल्समैन मत बनो, बिजनेसमैन बनो। कोई भी आईबीसी है, एमएलएम है या डायरेक्ट मार्केटिंग है, इंश्योरेंस सेल्स है, डोंट बिहेव लाइक अ सेल्समैन, बिहेव लाइक अ बिजनेसमैन। अपने बिजनेस को पूरे बिजनेस की तरह खड़े करो और लर्निंग पर कंटिन्यूअस फोकस, ये तीसरा पॉइंट। चौथा है प्रोडक्ट के ऊपर खूब कन्विक्शन रखो। 5 स्कोरबोर्ड बनाओ। एक बात बड़ी सिंपल है, अनाज की खेती करोगे 4 महीने आपको सफलता मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आम की खेती कर दी तो जिंदगी भर आम लगता रहता है। आम ऐसा नहीं है एक बार आएगा, आम तो सालों साल आता रहता है। इसी तरह बिजनेस को ऐसे ही बिल्ड करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में, यानी कि नेटवर्क बड़ा करो। नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क पहले है, मार्केटिंग बाद में। नेटवर्क बड़ा करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के सारे अमीर लोग अपने नेटवर्क को बिल्ड करते हैं और दुनिया के सारे गरीब लोग केवल नौकरियों में लगे रह जाते हैं। अगला है रिसर्च बिफोर रीचिंग। ये क्या चीज है? रिसर्च बिफोर रीचिंग। जाने से पहले खूब रिसर्च करो, उसके बारे में पता लगाओ। प्री कॉल्ड रिसर्च मुश्किल नहीं होती है। हर कस्टमर से मिलने के बाद उसका बेसिक रिसर्च कर लो, उसका ट्विटर देख लो, उसका लिंक्डइन देख लो, उसका फेसबुक देख लो, उसकी वेबसाइट देख लो, उसके ब्लॉग्स देख लो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो। ये सब जानने से आपको उसकी नीड असेसमेंट का पता चलेगा, उसकी पेन पॉइंट का पता चलेगा। रिसर्च बिफोर रीचिंग। ऐसे मत जाओ मिलने के लिए, अचानक मीटिंग पे नहीं जाते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी बोलते हैं, इससे आपको समझ में आएगा कस्टमर को चाहिए क्या है। डिजाइन थिंकिंग, आप डिजाइन बना सकोगे उसके अपने माइंड के अंदर कि एक्चुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसको किस किस जर्नी में कहां क्या तकलीफें आएंगी। उन तकलीफों का डिजाइन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को प्लान कर सकते हो। देखो, या तो उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम से आप उसके ऊपर कितना पैसे का नुकसान हो रहा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट, और उससे उसकी पर्सनल जिंदगी कितनी खराब हो रही है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट। देखो, पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मूव की बात करो, वॉलिनी की बात करो, झंडू बाम, आयोडेक्स की बात करो। पेन बेस्ड सेलिंग का मतलब है उसके बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में क्या पेन है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिसर्च इज टू सी व्हाट एवरीबडी एल्स हैज सीन and to think what nobody else has thought। जो सबको दिख रहा है वो तो आपने देख लिया, लेकिन जो सबने नहीं सोचा वो आपने सोच लिया। सो आप सॉल्यूशन को बेचो, प्रोडक्ट को मत बेचो। अगला है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। जबरदस्त है साइकोलॉजिकल निंजा टेक्निक। ये वो टेक्निक्स हैं जो साइकोलॉजी पे इंपैक्ट करती हैं, जैसे एंकरिंग इफेक्ट। पहली साइकोलॉजिकल टेक्निक है एंकरिंग इफेक्ट। क्या है? शुरुआत की जो पहला लाइन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग होगी ना, तो फिर उस लाइन के रेफरेंस पे वो बाकी सारी बातें सुनेगा। जैसे लोग क्या कहते हैं, अरे ये मशीन नहीं बेच रहा हूं, आप कटर की मशीन नहीं है, ये नोट छापने की मशीन है, इतना डीजल बच।
सामने वाले के इमोशन पे इंपैक्ट करे। ग्रीड, फियर, ह्यूमैनिटी, एनवी, प्राइड, शेम, ये सब बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। सारे के सारे थीम्स, सारे बड़े ब्रांड्स यही करते हैं। जैसे माउंटेन ड्यू थ्रिल का इमोशन देता है, डर के आगे जीत है। एमसील एक टपकती आपकी जिंदगी निकल सकती है, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग, भैया ये निकल गया तो दिक्कत। ऐसे ही मास्टर कार्ड, सर्फ एक्सेल, दाग अच्छे, ये सब क्या है, बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कहीं ना कहीं बात करते हैं। पीपल डोंट बाय फॉर लॉजिकल रीजन, दे बाय फॉर इमोशनल रीजन। याद रखिएगा इस पॉइंट को। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशन मिल जाए, उसको दर्जनों लॉजिकल फैक्ट इग्नोर कर देगा। एक सोल सेटिस्फाइंग इमोशनल रीजन मिल जाए सामने वाले को। अगला है असाइन टॉप रिप्रेजेंटेटिव टू हाई वैल्यू टेरिटरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जिस जगह पे धंधा नहीं चल रहा वहां पे सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। जिस मार्केट में, जिस टेरिटरी में, जिस डिस्ट्रीब्यूटर के पास, जिस रिटेलर के पास, जिस कस्टमर के पास माल नहीं बिक रहा, वहां सबसे अच्छे आदमी को भेज देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है। सबसे अच्छे कस्टमर के पास सबसे अच्छा आदमी लगाना चाहिए, क्योंकि फिर वो और नर्चर होकर और ज्यादा बड़ा हो जाता है। जिस टेरिटरी पे आपका माल सबसे अच्छा बिक रहा है, वहां सबसे ज्यादा आदमी लगाइए। एक बात बताएं, हार्ट का ऑपरेशन करना है वो क्रिटिकल चीज है, उसको रामू काका से नहीं करवाओगे, उसको सबसे अच्छे डॉक्टर से कराओगे। जहां सबसे बड़ी ग्रोथ आती है वहां सबसे इंपॉर्टेंट आदमी लगाना चाहिए। इसी को बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% क्लाइंट आपको 80% रेवेन्यू देते हैं, तो यानी कि उस 20% क्लाइंट पर सबसे अच्छी मैन पावर लगाओ। बहुत लोग गलती कर जाते हैं, जिस मार्केट में धंधा, इंटेलिजेंट आदमी लगा दो। जितना ज्यादा क्रिटिकल एरिया है उतनी ज्यादा केपेबल मैन पावर आपको चाहिए। इसको याद रखिएगा। एनालिटिकल आदमी लगाओ जो रैपो बिल्ड कर सके जाके कस्टमर से। मेरी भी कुछ मार्केट ऐसी है जहां पे मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो करता है, मैं वहां और इंटेलिजेंट लोग लगा दिए। नर्चर करते हैं वो जाके क्लाइंट्स को, डिसीजन मेकर को। उसके पास पोटेंशियल, परफॉर्मेंस, स्किल, विल होना चाहिए, तभी उसको केपेबल मैन पावर माना जाएगा। अगली स्ट्रेटजी जैब 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 हुक। इसको बोलते हैं गिव क्यूब आस्क। क्या मतलब हुआ जैब 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 का? मतलब हुआ, एक वो बॉक्सर के ऊपर किताब लिखी थी जिल रॉले ने। वो क्या बोले, एक अच्छा बॉक्सर क्या करता है, पहले 3 बारी जैब करेगा, ऐसे जैब 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 करेगा, है ना, ऐसा ऐसा हाथ दिखाएगा, और बाद में अचानक ठॉक हुक करेगा, जो कि उससे वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसे ही आपको भी अगर सामने वाले को अगर कुछ माल बेचना है तो पहले उसको दो, गिव गिव गिव, इतना दे दो कि रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल बैंक अकाउंट आपका बिल्ड हो जाए। एक तो फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, एक इमोशंस का, रिश्तों का भी बैंक अकाउंट होता है। कृष्ण भी कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम्, कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। जब आप दोगे उससे ज्यादा तो आपको मिलेगा, उससे भी कहीं ज्यादा जो ज्यादा आपने दिया था। यानी कि ज्यादा दो, शुरू में रिलेशनशिप बिल्ड करो, गिव 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 देन आस्क। ऐसे ही हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं, पहले पूरा वीडियो देते हैं, लास्ट में बोलते हैं भाई सब्सक्राइब करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसी से अगर आप कस्टमर की हेल्प करोगे तो आप अपने बिजनेस की हेल्प कर रहे हो। वही तरीका है, सॉल्व अ प्रॉब्लम और अचीव अ गोल। दो में से एक काम कर लो, सामने वाले की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दो या गोल अचीव करा दो। अगला मॉडल है स्पैंको। पावरफुल तरी स्ट्रेटजी है स्पैंको। बेसिकली ये आइडिया देता है कौन सी स्टेज पे है। अलग अलग प्रकार की स्टेज होती हैं, सस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, अप्रोच, नेगोशिएट, क्लोज और ऑर्डर। ये 6 स्टेजेस होती हैं। ये प्लानिंग में काम आता है आपको। आप अपने सीआरएम में या एक्सेल में हमेशा सेव करके रखिए। एक्सेल का जमाना हो गया, अब तो सीआरएम लोग लगा के रखते हैं, और उसमें सेव करके रखिए कि सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट का मतलब है, सस्पेक्ट मतलब है इतने सारे लोगों की लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट का मतलब इतने लोगों से आप मिलने गए, अप्रोच का मतलब उनसे मीटिंग हो गया, नेगोशिएट का मतलब है नेगोशिएशन चल रही है। तो कुछ कस्टमर आपके अप्रोच की स्टेज पे होंगे, वो नेगोशिएशन और प्रपोजल की बात नहीं कर रहे, नेगोशिएशन की स्टेज पे है, माल नहीं खरीद रहे। कुछ क्लोज तो कर दिया, हाँ जी दूंगा, लेकिन फाइनल कि जी आप उनसे मिलने गए लेकिन वो मीटिंग नहीं दे रहे आपको। तो हर एक का अलग अलग आप बकेट कर दो। पूरी करूंगा अप्रोच वालों से मैं इस तरह बात करूंगा, जिससे मैं नेगोशिएशन कर रहा हूं उनको मैं ये भेजूंगा, जो क्लोजिंग पे आ गया उनके साथ ये करूंगा, जिसने ऑर्डर दे दिया उनसे रेफरेंस मांग लूंगा, और रेफरेंस दो भैया तुमने खरीदा, तुमको फायदा हुआ, अब मैं दूसरों को भेजूं। 16वीं स्ट्रेटजी है रिन्यू ओल्ड रिलेशनशिप। एक बात याद रखिएगा, पुराने कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना सस्ता पड़ता है, नए कस्टमर के साथ धंधा करना 7 गुना महंगा पड़ता है। पुराने रिलेशनशिप को रिवाइव करो, ये बहुत इजी है उन्हीं के साथ बिजनेस करना, उनके साथ कम्युनिकेशंस वापस बिल्ड करो, उनसे रेफरेंस मांगो, उनसे रिटन रेफरेंसेस लो, उनकी लाइफ में कुछ और नई वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करो, पुराने डेटा को नया जीवन दो। आपका जो बिल्कुल बेकार लीड है उसको चलो छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा कि बिल्कुल बेकार लीड को पकड़ो, जो सेल्स क्वालिफाइड लीड नहीं है उसको तो हटा दो। पता करना चाहिए इसने छोड़ा क्यों था मेरे कस्टमर ने, ये कस्टमर क्यों रिपीट नहीं आया था, वो जानो। ये देखो कि ये पहले इसके कौन कौन इसके टच में था इस कस्टमर के, इसमें उसके बारे में जानकारी लेकर के उससे फिर से बात करो। पुराना कस्टमर एक बार वापस आएगा तो बात आपकी बनेगी। याद रखिएगा, अगर पुराने कस्टमर को सीधा ही फोन करके माल बेचने की कोशिश करोगे तो फिर तो इट्स अ ह्यूज टर्न ऑफ।
फिर तो स्विच ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल बात नहीं करेगा। कॉन्वर्सेशन को रोलिंग करो, उनसे रिलेशनशिप बनाओ। ओल्ड लीड्स के साथ में अगर आपने सेल शुरू कर दी तो कमाल कर दोगे आप। उनसे पूछ भी सकते हो कि भी आप आजकल हमसे क्यों डील नहीं कर रहे, क्या चल रहा है, पुराना एक्सपीरियंस कैसे रहा था। उसके साथ ऑप्ट इन पॉपअप भी ले सकते हो कि भाई एक काम करो, हम आपको आजकल व्हाट्सएप मैसेजेस या ईमेल आप चाहते हो कि हम आपको भेजते रहें, रिलेशनशिप वापस रिवाइव होगा। अगला है आउटरीच योर पोटेंशियल कस्टमर। अमेजिंग भैया, इसको बोलते हैं लिस्ट बनाओ कैंपेन, यानी कि प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट जरूर बनाया करो। बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी लिस्ट को बड़ा नहीं करते, प्रॉस्पेक्ट को बड़ा नहीं करते। मेकिंग एज मेनी कॉन्टैक्ट्स एज पॉसिबल इज द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। बहुत सरल है, लीड्स इकट्ठी करो, ज्यादा से ज्यादा लीड लेकर के आओ, डायरेक्टरी से बनाओ, मेल ऑप्ट इन लिस्ट से लो, कोई नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से लो। यू आर आउट ऑफ बिजनेस इफ यू डोंट हैव अ प्रॉस्पेक्ट। लीड बनाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन, लीड बढ़ाओ कैंपेन, लिस्ट बनाओ कैंपेन के कस्टमर बनाओ। भाई माल बेचने की कोशिश मत करो, बड़ी अच्छी लीड जनरेट करो, लीड फॉर क्यूमुलेटिव कन्वर्जन। अगली स्ट्रैटेजी फॉलो अप का भूत। जैसे भूत चिपक जाता है किसी को, मेहंदीपुर बालाजी हनुमान मंदिर गए हो, वहां प्रेतराज सरकार देखे, लोग ऐसे हिलते रहते हैं गोल 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 गोल, भूत चिपक जाता है लोगों को। सुना है अपने बात, ऐसे ही फॉलो अप का भूत चिपका लो, ऐसा भूत चिपका लो, एक नियम बना लो, इतने फॉलो अप करूंगा मैं। अगर आपको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना है, थॉटफुल होना पड़ेगा आपको कि कैसे आप फॉलो अप ज्यादा करो। जितना फॉलो अप का इंफॉर्मेशन इमीडिएट करोगे मीटिंग के बाद, उतनी बात बढ़ेगी आपको। ये मोस्ट क्रूशियल है, इसको भूलना नहीं है आपको, फॉलो अप का भूत। एजेंट हु डोंट फॉलो अप विद देयर कस्टमर्स आर लीविंग लॉट ऑफ मनी ऑन टेबल। ये समझ लो आप, अगर आपने फॉलो अप नहीं किए तो आप वहीं टेबल पे पैसे पड़े थे, आप छोड़ के आ गए। बात बड़ी सरल है कि कस्टमर उसी के साथ रुकता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है। अवेलेबल रहो अपने कस्टमर के साथ। जितना फॉलो अप बेसिकली कस्टमर सर्विस की तरह है। टाइमली फॉलो अप का मतलब है टाइमली कन्वर्जन, इसलिए फॉलो अप का भूत चढ़ा दो अपने सर पे। मैंने भी देखा लाइफ में, जितने अच्छे स्ट्रॉन्ग फॉलो अप्स करते हो उतना ज्यादा बात चलता है। थैंक यू ईमेल भेजो, बर्थडे एनिवर्सरी भेजो, कांग्रेचुलेशन भेजो, कॉन्डोलेंस, उसको वैल्यू क्रिएट करो हर फॉलो अप के अंदर। उससे पूछ भी लो कि भाई कैसे चाहते हो आपके साथ कैसे फॉलो अप करूं, इससे एक मीटिंग में और एफिशिएंसी आएगी। नो मैटर आपकी मीटिंग कितनी अच्छी रही हो, पर अगर आपने वहां पे क्लियर एक्शन प्लान नहीं बनाया, भाई मैं अगला स्टेप क्या है वो नहीं पूछा, तो आपका फॉलो अप बेकार है। आपका जो सेल्स क्वालिफाइड लीड है ना, याद रखिए पहले 24 घंटे तक उसमें पहुंच जाना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग पता क्या करते हैं, एक कस्टमर के साथ बातचीत होकर के आ गए, कस्टमर एकदम हॉट है, अब उसके बाद फॉलो अप नहीं किया और कस्टमर को माल चाहिए था। अब कस्टमर ने कंपटीशन को ढूंढना शुरू कर दिया, उसने मार्केट में चेक करने शुरू कर दिया, आपकी रेटिंग रिव्यूज चेक करने शुरू कर दी, मार्केट में वीडियोस देखने शुरू कर दिए, उसने दूसरों से भी बात करनी शुरू कर दी। भैया बात सिंपल है, तब तक फॉलो अप करो जब तक कोई डेफिनेट आंसर ना मिल जाए, यस और नो ना हो जाए। उसको छोड़ो मत जब तक कंप्लीट यस और नो ना हो जाए, फॉलो अप करते रहो। नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम लाइक जैसे बाथटब है, बाथटब में आप पानी भरते जाओ, नीचे का ढक्कन खुला हुआ है, यानी कि नए कस्टमर से मिलते जा रहे हो और फॉलो अप नहीं कर रहे, सबका सब धंधा चला गया। कहते हैं आइदर यू फॉलो बैकवर्ड क्लोज अप्रोच। बैकवर्ड क्लोज अप्रोच का मतलब क्या, जाते ही माल ना बेचें, बैठ के थोड़ा बातचीत करें उनसे। सीधा आप माल बेचने की जगह कुछ ऐसे बात करें, आपको क्या लगता है इस तरह का वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में कौन कौन लेंगे। थोड़ा उनसे सीधा रेफरेंस की तरह बात करें, बैक से चालू करें, फ्रंट से नहीं। ये लोग भी खरीद रहे हैं, इन्होंने तो बहुत खरीद लिया यार, इसने बहुत खरीद लिया यार, आपको क्या लगता है आपके सर्कल में किस किस को काम आएगा। बैकवर्ड अप्रोच, रेफरेंस। एक बात बताऊं, लोग रेफरेंस देते हैं, रेफरेंस को हम बोलते हैं रेफरेंस से रफ्तार। कभी भी किसी को माल बेचना है, रेफरेंस जरूर मांग लेना, भाई सबसे आसान तरीका एंट्री मारने का। बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, रेफरेंस नहीं मांगते, नहीं मांगते, नहीं मांगते, बोल रहा हूं नहीं मांगते। अगर आप सामने वाले को आपका प्रोडक्ट या सोल्यूशन पसंद है, वो रेफरेंस देगा। रेफरेंस देना फेवर नहीं है, वो खुद उनको लगता है यार ये मुझको स्पेशल ट्रीटमेंट देगा अगर मैं इसको रेफरेंस दे दूंगा, और आप उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, वो स्पेशल ट्रीटमेंट के चलते वो आपको रेफरेंसेस देगा। आप उसको किसी प्रकार का इंसेंटिव भी दे दो, इंसेंटिव मतलब कैश नहीं, कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे दो, कुछ एक्स्ट्रा आइसक्रीम खिलाओ। बात समझ रहे हैं, आइसक्रीम का मतलब आपके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में से कुछ एक्स्ट्रा दे दो। रेफरेंस से सबसे आसानी से सबसे बढ़िया पावरफुल मीटिंग मिलती है। सारी बातें एक तरफ, लोग उसी के साथ बिजनेस करते हैं जिस पे वो विश्वास करते हैं। रेफरेंस से विश्वास बढ़ता है। डू व्हाट है, अगर आज मन चुराओगे तो आगे जाके जीवन में बहुत पछताओगे। एक बात बोलूं, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मेरे साथ लगे रहिए। दूसरी स्ट्रैटेजी सारी डिजिटल की ले रहा हूं, ब्रिक एंड मॉर्टर टू ऑनलाइन। ये डिजिटल स्ट्रैटेजीज है, अपने ब्रिक
एंड मॉर्टर, अपने बिल्डिंग, मकान, दुकान वाले बिजनेस को ऑनलाइन भी साथ साथ शिफ्ट करो। अपने कस्टमर्स को आप ऑर्डर ले सकते हो उनसे ऑनलाइन, बड़ा मुश्किल नहीं है। अब जमाना बदल चुका है, पॉसिबिलिटी एंडलेस हो चुकी है। लोग अपने घरों से कैंडल, हैंडबैग, पेपर बैग, ज्वेलरी, साबुन, क्या क्या ऑनलाइन बेच रहे हैं। ऑनलाइन वेबसाइट बनाना या उसका सेटिंग अप कॉस्ट ज्यादा है ही नहीं है, बहुत लो सेटअप कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा नहीं है, फास्टर रीच है। अब ऑनलाइन जानकारी करो, 24/7 आपकी मार्केट चली रहती है। यहाँ तो आप दुकान सुबह 9 से रात 9 खोलते हो, लेकिन वहां पे आपकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है ऑनलाइन में। रात को भी माल बिक रहा होता है, आप सो रहे हैं तो भी आप कमा रहे हैं। और इसमें क्विक पेमेंट का मॉडल तो बड़ा अच्छा है ही। बायर के आप इंटरेस्ट को भी समझ जाते हो, बाहर को खरीदना क्या है। जो भी आप माल बनाते हो उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार है पहले से, चाहे अलीबाबा जाओ, बिग बास्केट, सेल भाई, क्राफ्ट विला, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, लाइमरोड, होम शॉप, पेटीएम शॉप, क्लूज, eBay, स्नैपडील, ये भी पेटीएम मॉल, नापतोल, ये मिंत्रा। इतना तेज बोलता हूं मैं, मिलेंगे नहीं लोग आपको इतना तेज बोलने वाले। अगली स्ट्रैटेजी है 21वीं, सोशल मीडिया इज नो मोर सोशल, इट इज कमर्शियल। सोशल मीडिया अब सोशल नहीं रह गया है, कमर्शियल हो गया है। लिंक्डइन की पोस्ट मनु जैन, शाओमी की, उनकी इतनी तेज क्यों ग्रो करती हैं? क्योंकि वो लोग के साथ में पर्सनल इंटरेक्शन की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे पर्सनल इंटरेक्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया से पैसा कमाना, यहीं से उन्होंने ग्रोथ करी थी शाओमी ने, और सोशल मीडिया से आगे चल के आज कहां पहुंच गए। बाबा रामदेव की वीडियोस वायरल क्यों होते हैं? क्योंकि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, इफ द डॉग डजंट लाइक योर डॉग फूड, तो नो मैटर हाउ गुड द फूड इज, इट इज वेस्ट। बात बड़ी सिंपल है, पैकेजिंग से कोई मतलब नहीं है। सामने वाले को आपकी बात पसंद आनी चाहिए, आपका कंटेंट अपने आप वायरल हो जाएगा, सोशल मीडिया अपने आप कमर्शियल हो जाएगा आपके लिए। किसी को इस बात से मतलब नहीं आपने कितनी बार ऐड दिखाई, लोगों को इस बात से मतलब है कि आपकी ऐड का दिमाग में असर कितना आया। क्या आपको मालूम है मेरे चैनल वायरल क्यों हुआ, या एंटरप्रेन्योरशिप के मामले के अंदर वर्ल्ड में नंबर 1 क्यों हुआ? क्योंकि मैं कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढता हूं, एक क्लियर सेंट्रल मैसेज देता हूं। इस बार सेल्स की बात कर रहा हूं तो खाली सेल्स की बात करूंगा। एनिमेशंस हम ऐसे देते हैं जो कोई भी नहीं देता है, कोई एनिमेशन नहीं खर्च करता इतना पैसा कोई भी वीडियो पे। कोई और बिजनेस ट्रेनर एनिमेशन बहुत हिंदी में बात करते, जो किसी ने इतने बड़े चैनल हिंदी में नहीं बनाए। आज हार्वर्ड हमारे पे केस स्टडी लिख रहा है। हम लोगों का टाइम बचाते हैं कि बहुत सारा कंटेंट कम टाइम पे देते हैं। 100 मिनट 100 स्ट्रैटेजी। वैसे 100 मिनट से आज थोड़ा ज्यादा लेंगे, क्योंकि हमें मन क्या है, आपको दूध के ऊपर मलाई डाल के भी दे दें, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते थे। अगला क्या है, मेरी मेमोरी अच्छी होने के कारण मैं कोशिश करता हूँ कम से कम जर्क्स रहे मेरे वीडियोस में, कंटिन्यूस फ्लो में चलते हैं। आपने देखा है बहुत स्पीड पे चलते हैं और क्वालिटी कंटेंट देते हैं, कोई गैस नहीं देते। जैसे आज भी 100 स्ट्रैटेजी में बहुत जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट है, एंड तक आपको मजा आएगा। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, ये कोई नंबर गेम नहीं रह गया, ये रेलेवेंस का गेम है। फेसबुक, अगर आप लाइक माइंडेड लोग चाहते हैं तो फेसबुक का पेज बनाइए। इंस्टाग्राम 14 से 28 साल की उम्र के लोगों में इंस्टाग्राम बहुत फेमस हो चुका है। लिंक्डइन, अगर आप प्रोफेशनल बिजनेस ओनर्स या कॉलेज फ्रेशर्स पे फोकस करना चाहते हैं, लिंक्डइन अब केवल ऑनलाइन रिज्यूमे नहीं है, लोगों की डिजिटल रेपुटेशन है। यूट्यूब चैनल तो देख ही सकते हैं आप, सबके सब लोग स्मार्टफोन से यूट्यूब पे मूव कर ही रहे हैं। सोशल मीडिया रिप्लेसेस नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्स विद एवरीथिंग। जो भी कुछ कर रहे हो उसमें सोशल मीडिया आपको काम आएगा ही आएगा। एक बात याद रखना कि बाहर अगर आपने कस्टमर को दुखी किया तो केवल 5 लोगों को बताएगा, पर अगर आपने सोशल साइट्स पे दुखी किया तो 5000 लोगों को बता देगा। अगली स्ट्रैटेजी है लैंडिंग पेज इज लैंडमार्क। लैंडिंग पेज लैंडमार्क का मतलब क्या है कि लैंडिंग पेज पे अपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक को लेके आओ। आपने ब्रिक एंड मॉर्टर से ऑनलाइन कर लिया, ऑनलाइन के बाद आपने सोशल मीडिया से ट्रैफिक लिया, सोशल मीडिया को लैंडिंग पेज पे लेके आओ। लैंडिंग पेज आपका अच्छा होना चाहिए हमेशा, वहां पर ट्रैफिक आएगा, वहीं से कन्वर्जन होगा। कैची हेडलाइन डालो, बढ़िया सबटाइटल डालो, हाई क्वालिटी पिक्चर्स इमेजेस डालो, कॉल टू एक्शन वहां बड़े क्लियर को, ऐसे बटन, फॉर्म्स, कॉन्ट्रास्ट कलर का कॉल टू एक्शन दे दो भाई, क्लिक नाउ हियर ना, मतलब जो भी है उनका, ताकि वो फॉर्म वगैरह भरे आपका। और रिलेशनशिप को अपने सब्सक्राइबर्स के साथ वहां पे और बनाओ, उनको एजुकेट करो अपने लैंडिंग पेज पे, उनके साथ में उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने लैंडिंग पेज से ले लो, उनको रीमार्केट रीटारगेट करो। एडवर्टीजमेंट ना करना इस समय एक वर्चुअल सुसाइडल है। आपको लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आना चाहिए। आपका ब्रांड जो भी बोल रहा है, जो भी क्या बोल रहा है, आपका ब्रांड तो बेसिकली वो है जब लोग आपके पीछे से आपके बारे में जो बोल रहे हैं। सो मार्केटिंग के सारे मॉडल्स बेकार है अगर आपने प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हुआ। लैंडिंग पेज पे ही कन्वर्जन होता है। लैंडिंग पेज जबरदस्त बनाइए और मल्टीपल लैंडिंग पेजेस बनाइए अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए। अगली स्ट्रैटेजी ROI विद फ्री टूल्स। बहुत सारे फ्री टूल्स भी आते हैं। आप लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर के आ गए, आप उनके साथ एंगेजमेंट कैसे करेंगे? जैसे इंस्टा पेज है, ये जबरदस्त एक फ्री टूल है। हमने अपने सारे पेड कोर्सेज में बहुत सारे टूल्स दिए हुए, उनको यूज कैसे करना पूरा सिखाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री टेम्पलेट मिलेंगे, ऐसे लैंडिंग पेज मिलते हैं जिनसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। कन्वर्ट किट भी एक बड़ा अच्छा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करता है वेबसाइट से और इसमें ईमेल को वेबसाइट के साथ कन्वर्ट कर देता है। ईमेल के जो डेटाबेस होता है, इसे ईमेल ऑटोमेशन का मॉडल बोलते हैं। ईमेल ऑटोमेट होगी, सीधा वेबसाइट पर ट्रैफिक आपके आना शुरू हो जाएगा। गूगल कीवर्ड प्लानर भी आप ले सकते हो, ये भी फ्री है। बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपको मदद करता है। कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस और टेम्पलेट्स के लिए भी कैनवा बड़ा अच्छा मॉडल है आजकल। कैनवा क्या करता है, बेसिकली आपको इमेज
जो टेम्पलेट सोशल मीडिया के लिए फ्री में देता है बनाने के लिए, आप वीडियो की थंबनेल्स बना सकते हो, स्लाइड की प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। कैनवा बहुत जबरदस्त है, हमने भी यूज करना शुरू किया। कॉर्पोरेट ईमेल आईडीज लीजिए अपनी, सीधा ऐसे ही जीमेल की आईडी मत लो, कॉर्पोरेट आईडीज अपनी बनाई है। और जैसे कंटेंट कैल भी है, इससे आपकी सोशल मीडिया की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आपकी पोस्ट को रिजेक्ट करना है कि अप्रूव करना है, दूसरे लोगों के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस के बारे में पता चल जाता है। सो गुड कंटेंट इज नॉट अबाउट गुड स्टोरी टेलिंग, इट इज अबाउट टेलिंग अ ट्रू स्टोरी वेल। आप अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छी स्टोरी बताइए और फिर अपने ब्रांड को वायरल करिए। ब्रांड वायरल कैसे जाते हैं? ब्रांड वायरल जाने के लिए बेसिकली 6 कारण होते हैं। जैसे मैंने एक तो बताया आपको कि कम्युनिटी के साथ पार्टनरशिप करो, दूसरा आप बड़े एक्सट्रीम इमोशन की पोजिशनिंग करो, तीसरा कस्टमर को कुछ अचानक डिलाइटफुल सरप्राइज दे दो, कस्टमर के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, अरे वाह, कुछ ऐसा फील करे। चौथा है जो भी कुछ ट्रेंडिंग चल रहा है उस ट्रेंडिंग के साथ मिलता जुलता कर दो, जिससे रब ऑफ इफेक्ट आ जाए। जैसे अगर आजकल बात चल रही है कोरोना की, तो कोरोना पे वीडियो डालो तो इस समय एकदम वायरल हो जाता है। जो भी बातचीत आजकल समाज चल रही है, अगर आजकल नेपाल और भारत के झगड़ों पे चल रही है बातचीत, अगर उसमें मैं वीडियो बना दूं तो वो नेपाल में भी और भारत में भी बहुत लोग देखेंगे, नेपाल में तो जरूर देखेंगे। कुछ जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे दो, अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन दे दो, उससे भी ब्रांड वायरल होता है। और वायरल होने का एक और कारण है, जो आदमी शेयर करेगा आपका कंटेंट, उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? अगर उसको शेयर करने से उसकी इज्जत बढ़ रही है तो बहुत बात बन जाएगी। एक बात बोलूं आपको, नेचर कॉल को बोलो, अगर हो सकता है आपको जाने की इच्छा आ रही हो, उसको बोलो थोड़ा इंतजार करो, हाँ, क्योंकि इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, अभी हम नहीं उठ सकते हैं। इसी के साथ मेरा पहला सेशन खत्म हुआ और मैं मूव कर रहा हूँ अगले सेशन पे। और अगला सेशन हम बात करेंगे डिजिटल सेल्स, जिसमें मैं सारे पॉइंट्स ऑफ डिजिटल सेल्स के बताने वाला हूं। उसके बाद कन्वर्जन भी आएगा, क्लोजिंग भी आएगा, स्ट्रैटेजीज भी आएगा, किस प्रकार लोगों से बात करनी है, कैसे सेल्स को बढ़ानी है। ये 100 मिनट शॉर्ट स्ट्रैटेजी दोबारा नहीं मिलेंगी, इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। बने रहिए मेरे साथ, एकदम गेम चेंज कर देंगे सारी डिजिटल सेल्स के अंदर भी। वापस स्वागत है आपका डिजिटल स्ट्रैटेजी के बाद। अब लेंगे हम डिजिटल सेल्स और स्ट्रैटेजी नंबर 25 से ट्रैक कंपटीशन ऑनलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। आपके कंपटीटर आजकल खाली ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसमें गूगल अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंपटीटर क्या कर रहा है, वो कौन सी इंडस्ट्री से है, आपकी इंडस्ट्री में क्या करता है, वो इस समय वो कौन से टर्म्स को ऑनलाइन मेंशन कर रहा है। आप जितने मर्जी गूगल अलर्ट पे अलर्ट डाल सकते हैं, गूगल अलर्ट आपको अलर्ट देगा। और अलर्ट डालने से पहले आप कंसीडरेशन रखिए, जैसे आपका नाम कोई इस्तेमाल कर रहा है, आपकी कंपनी का नाम इस्तेमाल कर रहा है, आपके बिजनेस एड्रेस का, आपके यूआरएल का, आपकी टैगलाइन, ब्रांड, प्रोडक्ट नेम, या फिर कॉम्पिटिटर का नाम कोई डाल रहा है, कॉम्पिटिटर खुद अपना नाम डाल रहा है, या उसकी कंपनीज के नाम डाल रहा है जिन कंपनीज को आप फोकस करने जा रहे हैं, या कॉम्पिटिटर अपनी टैगलाइन डाल रहा है, अपने प्रोडक्ट नेम डाल रहा है। इसके अलावा आप स्प्राउट सोशल का इस्तेमाल करिए। स्प्राउट सोशल आपको मदद करेगा आपके कॉम्पिटिटर की सोशल मीडिया परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में। ये सारे बड़े जबरदस्त टूल्स हैं, जरूरी हैं इस समय। आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे कंपेयर कर सकते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसमें सारे नंबर्स और डेटा एनालिटिक्स मिल जाएगा। बस सुमो बड़ा काम का है। ये आपको कंटेंट पे मदद करेगा कि इंडस्ट्री में क्या कंटेंट इस समय चल रहा है, कौन सा हॉट टॉपिक है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिखने से पहले। इसके अलावा SEMrush, ये तो कमाल का टूल है। इसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर सकते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के माध्यम से, मतलब उस दृष्टिकोण से SEO, PPC, कीवर्ड रिसर्च, कंपटीशन का एनालिसिस, उसका सोशल मीडिया PR कंटेंट। और इसके अलावा ये इसमें 30 टूल्स हैं जिसमें 3.7 बिलियन कीवर्ड्स को ये एक समय में 4 ट्रिलियन बैकलिंक के साथ में ट्रैक कर सकता है। SEO ऑडिट, पोजीशनिंग, ट्रैकिंग, उनकी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है। अब आप देखिए, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने में आपको एक कंपटीशन के बेस्ट कीवर्ड्स के बारे में समझो, वो किन कीवर्ड्स पे जा रहा है, वो उसके आपके नए ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर कौन आ रहे हैं वो भी जानने जरूरी है। आजकल ऑडिटर की स्ट्रैटेजी और बजट कितना पैसा खर्च कर रहा है सब पता लग जाता है। इमेजिन करो अगर ये सब चीजें आप उसकी कीवर्ड्स, उसके डिस्प्ले ऐड, उसकी बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट, उसके लिस्ट, उसके कंपटीशन सब मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। चीते की चाल, चील की नजर और कंपटीटर की स्ट्रैटेजी पे संदेह नहीं करते, क्योंकि ये कभी भी आपकी जीत को हार में बदल सकते हैं। अगला स्ट्रैटेजी 26 नंबर, सोशल मीडिया KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। वो कौन से इंडिकेटर है जिसको आपको ट्रैक करना चाहिए। जैसे आपके सोशल मीडिया पे रिस्पांस रेट कैसा है, अगर आप इंडिविजुअल काम कर रहे हैं या कंपनी है, रिस्पांस रेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर कुछ लिखा है, आप कितनी देर में रिस्पॉन्स करते हैं, कितनी देर में आप रिएक्ट करते हैं, उसको
रिएक्शन टाइम को कम करिए, जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव मेंशन रेशियो कितना है? आउट ऑफ ऑल सोशल मीडिया मेंशन, जब भी आपके बारे में कोई लिख रहा है, कितना परसेंटेज लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, कितना परसेंट लोग पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसको ट्रैक करना शुरू करिए। चर्न रेट देख सकते हैं, कितना कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है। क्या आपकी टीम सक्सेसफुल है आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर को रोकने में? उससे चर्न रेट भी पता चल जाएगा आपको। देखिए, बड़ा बिजनेस फेसबुक पे भी हम ये 4 चीजें बड़े इंपॉर्टेंट रोज ट्रैक करते हैं कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी गई, टोटल रीच कितनी आई, नंबर ऑफ लीड्स कितनी, कन्वर्जन कितना निकल गया। आज फेसबुक पे हमारे मेरे ख्याल और कुछ नहीं तो 38 लाख के आसपास फॉलोअर्स हैं और 40 करोड़ पर मंथ का व्यूअरशिप है हमारा फेसबुक पे। ये सब चीजें हम ट्रैक करते हैं। सोशल मीडिया केवल टेक्नोलॉजी नहीं है, एक कॉन्वर्सेशन है। आप हैं या नहीं है, पर ये कॉन्वर्सेशन चल रही है। सोशल मीडिया इज अबाउट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नॉट टेक्नोलॉजी। एक बात समझ ले, सक्सेसफुल सोशल मीडिया मार्केटिंग कभी इंप्रेशंस पे बिल्ड होती है। मेरी अगली स्ट्रैटेजी ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ORM। बढ़ती ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को बनाए रखने के लिए बड़ी जरूरी चीज है ये। एवरीवन लिव्स ऑनलाइन इंक्लूडिंग योर ओन ब्रांड। आप भी ऑनलाइन जिंदा है, आपका ब्रांड भी ऑनलाइन जिंदा है। ऑनलाइन रूमर बहुत जल्दी फैलता है। पोटेंशियल बायर पहले आपके बारे में ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन चेक करता है, फिर माल खरीदता है। रिव्यू बहुत डेंजरस साबित होते हैं इसमें, और एक ब्रांड की नेगेटिव इमेज के बाद कुछ भी माल बेचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए या तो आप अपनी टीम से कराइए या इसको आउटसोर्स कर दीजिए। ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन कैसी है? देखिए, अगर कोई तकलीफ आती भी है तो अपने कस्टमर को जो आपके बारे में ऑनलाइन गलत लिख रहा है उसको बोलो भाई हम ऑफलाइन आके बात कर लेते हैं। उसको डायरेक्ट मैसेज करिए, उसे रिजॉल्व करिए, कोलैबोरेट कर सकते हो आप। कुछ ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से हैंडल करिए। जो गलती हुई है उसको स्वीकार करिए। जो आप ठीक करने जा रहे हैं उसके बारे में बताइए। रिस्पांस रेट तेज करिए, कस्टमर के लिखते ही जवाब देना शुरू करिए और नेगेटिव कस्टमर का फॉलो अप करके सॉल्व करिए। किसी एम्प्लॉय ने इम्प्रूव कर दिया आपकी रेटिंग को तो उसको इंसेंटिव दीजिए। नेगेटिव कंटेंट को रिप्लेस करिए पॉजिटिव कंटेंट से। आप इतना पॉजिटिव कंटेंट डालिए कि नेगेटिव कंटेंट अपने आप सप्रेस हो जाएगा। प्रमोट करिए सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स और पॉजिटिव कंटेंट को। आर्टिकल्स डालिए अलग अलग, या फिर अपने जो कंज्यूमर है, UGC, यूजर जनरेटेड कंटेंट, अपने कस्टमर को ही बोलिए वही आपके बारे में लिखना शुरू करें। उसी से अगर बहुत कुछ भर जाएगा तो मजा आ जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू मेक रेपुटेशन बट इट इज मोर डिफिकल्ट टू मेंटेन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन वो नहीं है जो आप बोलते हैं, आपकी रेपुटेशन वो है जो गूगल बोलता है। 20 साल लगते हैं रेपुटेशन बनाने में और 5 मिनट लगते हैं खत्म करने में। अगली स्ट्रैटेजी ईमेल मार्केटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ईमेल्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। आप अपने इंटरेस्टेड कस्टमर को अपने पेइंग कस्टमर बना सकते हो। पर्सनलाइज्ड ईमेल अगर लिखना शुरू करो नाम के साथ, डियर विवेक बिंद्रा, डियर संजय कथूरिया, नाम के साथ लिखोगे, कन्वर्जन ज्यादा होता है। ट्रैक करो कि कितने कस्टमर ने ईमेल को ओपन किया है। सब्जेक्ट लाइन को क्रिएटिव रखो, सीधा पेन पॉइंट पे हिट करो, इग्नोर मत करो इनविजिबल कस्टमर को। वो वापस विजिबल हो सकते हैं, आपके साथ काम कर सकते हैं। उनको आपका प्रोडक्ट खरीदना है पर लेकिन उनको आपके बारे में जानकारी नहीं है। सो अगर आप कन्वर्ट कर सके इनविजिबल को लॉयल कस्टमर में तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी। देखिए, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मिल जाए फिर तो रीमार्केट आप कर ही सकते हो। देखिए, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, यू कांट सेल एनीथिंग इफ यू कांट टेल एनीथिंग। ईमेल एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने बारे में बताने के लिए। कंटेंट अब किंग नहीं है। वन मोर टाइम, कंटेंट अब किंग नहीं है, कंटेंट अब किंगडम है। वो साम्राज्य है, राजा नहीं है। 29वीं स्ट्रैटेजी, ईमेल फनलिंग। ईमेल मार्केटिंग तो शुरू कर दी, ईमेल फनलिंग एक अलग ही चीज है। अगर ये समझ नहीं आया तो आपको ईमेल मार्केटिंग पिछली वाली स्ट्रैटेजी बेकार हो जाएगी। फनलिंग बिल्कुल अलग चीज है। फनलिंग क्या है? बेसिकली ये आपको ट्रैक करने में मदद करेगा। आप जो है ईमेल भेजते हैं, स्टेप 1, उसके बाद चेक करिए कितने लोगों ने ईमेल रिसीव किया, स्टेप 2, उसके बाद चेक करिए जितनों ने रिसीव किया उसमें से कितनों ने खोला, स्टेप 3, उसके बाद जितनों ने खोला उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, लैंडिंग पेज पे गए, स्टेप 4, जो लोग गए वहां उनमें से कितने लोगों ने कन्वर्जन किया, स्टेप 5। तो ये 5 स्टेप्स हैं। ईमेल भेजा, ईमेल रिसीव हुआ, ईमेल खुला, लैंडिंग पेज पे गया, पैसा दिया। ये 5 स्टेप में कौन सा कस्टमर किस स्टेप पे है उसके हिसाब से उसको कंटेंट स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से उसको कंटेंट भेजा जा सकता है। आपसे नहीं हो रहा, किसी एजेंसी को ले सकते हो। पर ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है, बहुत सस्ता है। इसमें बेसिकली आपको बाउंस रेट पता चल जाएगा, कौन सी ईमेल डिलीवरी नहीं हो रही, आपको अनसब्सक्राइब लिस्ट पता चल जाएगा, कितने लोग आपको छोड़ के चले गए, सब्सक्राइब से अनसब्सक्राइब कर दिया है। अच्छी बात है, कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर दिए, मेहनत कम लगेगी, सही आदमी पे मेहनत लगेगी। लैंडिंग पेज पे कितने लोग गए पता लग जाएगा और कन्वर्जन कितना हो रहा है। देखिए, एक बात है कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंटेंट लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा आपको।
कस्टमर को जो चाहिए वही लिखना है। प्राइवेट इंस्ट्रक्शनल वीडियो दीजिए उनको, जिससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उससे बड़ा ट्रैफिक भी मिलेगा आपको। और कस्टमर के टेस्टिमोनियल रिव्यूज को भी वहां शेयर करिए। कॉल टू एक्शन जरूर दीजिएगा। तीसरी स्ट्रैटेजी, फ्लिप योर मार्केटिंग बजट। फ्लिप का मतलब क्या है? आउटबाउंड मत करो, इनबाउंड करो। इसका मतलब क्या है? बी फाउंड, डोंट फाइंड, बी फाउंड। ऐसा कुछ करो कस्टमर आपके पास आए, वो खुद ढूंढते हुए आए। आप कस्टमर के पास जाते हो, मेहनत कम लगती है। कस्टमर आपके पास आता है, मेहनत कम लगती है। आप जाओगे तो मेहनत ज्यादा लगेगी। क्षमा चाहता हूं। 90% पैसा स्पेंड करिए इनबाउंड पे, केवल 10% करिए आउटबाउंड पे। आउटबाउंड कौन से हैं? वो ट्रेडिशनल मेथड है सारे। जैसे आप सेमिनार करते थे, ट्रेड शो करते थे, कोल्ड कॉलिंग, टेली मार्केटिंग, ईमेल भेजना लोगों को। ईमेल भेजने में भी ईमेल ब्लास्ट के अंदर अगर अपनी लिस्ट को भेजोगे तो बी फाउंड है, वो ठीक है। लेकिन जनरली भेजोगे तो उसको आउटबाउंड बोलेंगे। डोर टू डोर जाना, आरओआई नहीं आता है फिर इससे। इसको बोलते हैं जैसे खेत में मुश्किल काम है। इनबाउंड क्या है? इनबाउंड बेसिकली गेट फाउंड। लोग आपको ढूंढते हुए आ रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं। ये आपके अच्छे कंटेंट लिखने के कारण है, आपकी ब्लॉगिंग, आपके सोशल मीडिया, आपके एसईओ से होगा। इनबाउंड मार्केटिंग का फायदा क्या है? बेसिकली 3 फायदे हैं। आपके कस्टमर को मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। दूसरा फायदा उनके प्राइस पॉइंट पे। तीसरा फायदा जब उनको जरूरत है, यानी कि उनको जो चाहिए, जिस पैसे पे चाहिए, जिस रेट पे चाहिए, और उनको जब चाहिए। ये इनबाउंड का असली फायदा है। क्योंकि अगर आउटबाउंड करोगे, होर्डिंग करोगे, तो हो सकता है आप वो बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप उस रेट पे बेच रहे हो जो उनको नहीं चाहिए, हो सकता है आप तब बेच रहे हो जब उनको नहीं चाहिए। लेकिन इनबाउंड का मतलब क्या है? वो अपने आप ढूंढते हुए आ जाएगा, उसको आपके पास वो मिल रहा है उसी रेट पे, जिस समय पे उसको चाहिए। यहां से जो आपने ध्यान हटा तो नुकसान हो जाएगा आपका। रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, मैं आपके साथ जा रहा हूं। मेरा अगला सेक्शन है सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग, इसके चक्कर में लोग सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे। अगली स्ट्रैटेजी 31 नंबर, कंडीशनल नेगोशिएशन। कंडीशनल नेगोशिएशन क्या होता है? कोई कंडीशन रख के नेगोशिएशन करना। इसको इंपल्स नेगोशिएशन भी कहते हैं। रेज द पल्स एंड क्लोज द डील। अचानक झटके में एक कंडीशन रखी, बोलो अभी बता ये कंडीशन है, हाँ या ना। कंडीशन रख करके बात करना। पुराने समय में राजा महाराजा भी तलवार रख के कंडीशन रखते थे। आप तलवार मत रखिए, एक्सप्लॉइट मत करिए, सामने वाले को विन विन कंडीशंस क्रिएट करिए, वो भी जीते, आप भी जीते। इसको एक और अप्रोच बोलते हैं, इफ आई विल यू क्लोज अप्रोच। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या तुम वैसा करोगे? इफ आई विल यू, अगर मैं तो क्या तुम। ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है, जिसमें आप एडिशनल डिस्काउंट दे दो सामने वाले को, जो अभी ऑफर में नहीं थी, और उसको बोलो कि अगर तू अभी डील क्लोज कर ले तो मैं तुझे जो चीज अभी 10,000 रुपए की मिल रही तो उसको 8,000 की दूंगा, अभी दूंगा। और ये मार्केट प्राइस से सबको पता है कि मैं 2,000 रुपए सस्ती दे रहा हूं। इससे प्रोस्पेक्ट को, सामने वाले को लगता है अरे यार मेरा तो फायदा हो गया, अरे मैं तो इससे कम करा लिया, अरे मैं तो छा गया। इसमें कंडीशंस रखते हैं लोग। ठीक है, कंडीशन रख दी आपने। कुछ कंडीशंस को प्लान करिए कि कंडीशन वो होनी चाहिए जिससे सामने वाले का दर्द पकड़ा में आ जाए, आपके उसकी वो कमजोर नस पकड़ में आ जाए, जिस कंडीशन के चलते वो डिसीजन ले ले, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका अल्टीमेटली फायदा ही होगा। आई कमिट टू डिलीवर एक्स्ट्रा इफ यू बाय नाउ। ये क्या कंडीशंस है? देखिए एक बात है, अगर आप नेगोशिएशन जीतना चाहते हैं तो उसका एक ही रूल है, यू शुड बी विलिंग टू वॉक अवे। अगर आप किसी कंडीशन में जीतना चाहते हैं तो सामने वाले के मन में डर डाल दो, भाई मैं छोड़ के चला जाऊंगा। एंड द बेस्ट वे टू शो दैट यू आर विलिंग टू वॉक अवे इज बाय वॉकिंग अवे। कई बार तो चले भी जाओ, सामने वाला डर करके अपने आप आपको बुला लेगा। 32वीं स्ट्रैटेजी, रैपो बिल्डिंग। रिश्ता कैसे बनाए सेल्स में, सबको काम आने वाला है। रैपो बिल्डिंग बड़ा कमाल का चीज है। रैपो बिल्डिंग में कई मॉडल आते हैं, ये एनएलपी में सिखाया जाता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। पेसिंग, लीडिंग। पेसिंग मतलब उसके साथ पेश करो, वो जो बोल रहा है वो बात बोलो, उसके साथ पेश करोगे, धीरे 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 वो आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा, आपके साथ चलेगा, आपके साथ भागेगा। एक जैसी बातें करेंगे, एक जैसे विचार होंगे, एक जैसा व्यवहार होगा। फिर आप लीड भी कर दोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। एक है चेहरे का एक्सप्रेशन, जिसको क्या बोलते हैं? मिररिंग, मैचिंग। कम ऑन, एक बारी मैं थोड़ा हिल के बोलूं, हाँ, मिररिंग, मैचिंग। कि आप चेहरे के हाव भाव को मिरर और मैच करो। वो कैसे? वो मुस्कुरा रहा तो आप भी मुस्कुराइए, वो थोड़ा अपसेट है तो आप भी अपसेट हो गए, वो मिरर और मैच करिए। इससे रैपो बिल्डिंग होती है। उसको लगता है यार ये मुझको महसूस करता है, समझता है। हाँ, आप चीटिंग नहीं कर सकते, फेक नहीं कर सकते, जेन्युइन हो तभी बात बनेगी। अगला है पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग। तोते की तरह या तो उसकी बात को रिपीट करिए या पैराफ्रेज कर